हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का कंप्यूटर कंसेप्ट्स और फर्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आइए देखते हैं हम लोग। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रिंसिपल पे क्या करता है, ये काम करता है आईपीओ साइकिल पे। यानी कि पहले इनपुट देना होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट देगा। तो इसी साइकिल पे कंप्यूटर मेरा काम करता है। इट रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, स्टोर इट इन इट्स मेमोरी, प्रोसेस इट विथ द हेल्प ऑफ इट्स प्रोसेसिंग डिवाइस एंड गिव्स अस द रिक्वायर्ड आउटपुट। पहले क्या करता है? पहले इनपुट रिसीव करता है, हम लोग के द्वारा जो देते हैं इनपुट उसको रिसीव करेगा। फिर उस इनपुट को क्या करेगा? मेमोरी में स्टोर करेगा उसको। स्टोर करने के बाद इसको एक प्रोसेसिंग जो डिवाइस है उसके पास भेजेगा और फिर वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा? हमको जो मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट होगा उसको हमको दे देगा वो। ड्यू टू इट्स वंडरफुल कैरेक्टरिस्टिक, कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। इसका जो बहुत ही इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, बहुत एक लाजवाब है। कैरेक्टरिस्टिक इसका जो गुण जो है इसका बहुत इतना अच्छा है, इतना लाजवाब है कि ये बहुत प्लेसेस पे, बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होता है। बट डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स? लेकिन क्या आप कंप्यूटर का हिस्ट्री जानते हैं? लेटेस्ट लर्न अबाउट इट्स हिस्ट्री। आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग, इसके इतिहास के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, सीखते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। A few calculating devices used prior to the development of computers are discussed here. कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि यूज़ किए गए थे पहले, जो प्रायर डेवलपमेंट इसका जो हुआ था उस कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया गया है, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है एबाकस है। एबाकस द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन्स वाज डेवलप्ड इन चाइना। जो जो फर्स्ट जो कैलकुलेटिंग जो मशीन कोई था, तो कंप्यूटर नहीं कहेंगे, कैलकुलेटिंग डिवाइस मशीन कहेंगे इसको। एबाकस था जो कि डेवलप किया गया था चाइना में। इट इज़ यूज टू काउंट नंबर्स एंड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसका जो यूज होता था वो सिंपल कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते थे, जैसा कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद में आया नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन्स वाज डेवलप्ड बाय द सर जॉन नेपियर इन 1616। जॉन नेपियर का जो डेवलपमेंट जो था, जॉन नेपियर का, वो वो नेपियर्स बोन्स था डेवलपमेंट उनका, जो 1616 ईस्वी में आया। 1616 बोलिए, 1617 में, इसी के आसपास आया था। द डिवाइस वाज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। इस डिवाइस का जो इसमें यूज़ किया जाता था कैलकुलेशन में, इन्वॉल्विंग एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी इसमें क्या किया गया, इसमें परफॉर्म किया जाने लगा। इट वाज नेम्ड सो एज द नंबर्स वाज कर्व्ड एज बोन ऑन स्ट्रिप्स ऑफ वुड। इसमें जो इसमें जो इसका जो नाम जो नेपियर्स तो खैर इनका इन्वेंटर थे। और बोन्स इसलिए रखा गया क्योंकि जो इसका जो कर्व जो था, बोन जो कर्व जो बोन के ऊपर था, इसको बोल सकते हैं, या स्ट्रिप जो वुड का था, उसी पे इसको लिखा रहता था, तो इसलिए उसको नेपियर्स बोन कहा गया। और एक और बात बता दूं, नेपियर्स बोन पे हम लोग स्क्वायर रूट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। अगला है पेस्केलाइन। पेस्केलाइन वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। अगर आपसे पूछे कोई फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था, तो ब्लेज पास्कल के द्वारा ये इन्वेंट किया गया 1641 में। ये कौन था? ब्लेज पास्कल का था ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। दो इट कुड परफॉर्म ओनली सब्ट्रैक्शन एडिशन, इट इट बिकम वेरी पॉपुलर। इस पर हालांकि ये तो बहुत, इस पर सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन इस पर हम लोग इस पर परफॉर्म कर सकते थे, फिर भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसमें व्हील्स लगे होते थे, इसमें क्या था, व्हील्स लगे रहते थे, और व्हील्स जैसे जैसे मूव करता था उस पर नंबर भी क्या करता था, वो मूव करके आता था। तो मेनली इस ब्लेज का पास्कल के द्वारा इन्वेंटेड कैलकुलेटर का यूज़ मेनली अकाउंट्स के लिए किया जाता था, अकाउंटिंग के लिए इसका इन्वेंशन किया गया था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के कौन कौन जनरेशन है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। A generation is a distinct stage in which there was a great changes in technology used. एक जनरेशन में एक बहुत डिस्टिंक्ट स्टेज है, बोले तो फर्स्ट स्टेज से लेकर और फिफ्थ जनरेशन तक अगर कहने की बात हो तो इसमें क्या किया गया, बहुत सारे चेंजेस टेक्नोलॉजी में है। तो उसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं इन पांचों स्टेजेस में क्या क्या चेंज होंगे।
द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। ये 5 कैटेगरीज में ये डिवाइड है। फर्स्ट जनरेशन है कि फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक था। फर्स्ट जनरेशन में इसमें यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें जो यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स वेरी लार्ज इन साइज में बहुत बड़ा था। दिस वाज स्लो एंड जनरेटेड लॉट ऑफ हीट। ये बहुत स्लो था और ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। इसका एग्जांपल है यूनिएक और इनिएक, IBM 701, IBM 650। ये कुछ एग्जांपल्स है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है 1956 टू 1963। इसमें जो पार्ट्स जो यूज़ किया वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया और ट्रांजिस्टर का यूज़ करने के बाद इसका साइज इसका छोटा हो गया और ये पहले से ज़्यादा ये फास्ट हो गया। ये फर्स्ट जनरेशन से ये ज़्यादा फास्ट हो गया। इसमें मैग्नेटिक टेप्स यूज होते थे और पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए। इसका एग्जांपल है IBM 7090, IBM 7094 और यूनिवैक 1108। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर का है 1964 से लेकर 1971 तक चला और इसमें IC यूज़ किया गया। IC इट मीन्स कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें यूज़ किए गए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इसी बेस्ड पे थे, IC बेस्ड पे थे और ये इसका जो साइज़ था पहले से छोटा हो गया और ये पहले से भी फास्ट हो गया। अब ये पहले से ज़्यादा यानी कि और कॉम्प्लेक्स वर्क को भी करने में सक्षम था। तो इसका एग्जांपल था IBM 370। अब है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन को 1971 से लेके अभी तक जो चला आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं फोर्थ जनरेशन। और इसमें फोर्थ जनरेशन में IC चिप्स की जगह क्या यूज़ किया गया, माइक्रो प्रोसेसर, जो अभी तक भी अभी चल भी रहा है माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन इसी पे बेस्ड है माइक्रो प्रोसेसर पे, जिससे अब क्या हो गया और इसका वेट क्या हो गया, बहुत लाइट हो गया, बहुत ही हल्का हो गया और बहुत तेज़ हो गया। अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं करेंटली वी आर यूजिंग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। हमें जो फोर्थ जनरेशन ही कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये पर्सनल कंप्यूटर है, जैसे कि IBM हो गया, IBM सिस्टम हो गया एंड HP 3000 है। ये सब कुछ एग्जांपल है कंप्यूटर्स के। फिफ्थ जनरेशन जो होगा प्रेजेंट है और आगे इससे आगे तक जो बेस्ड होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये दीज आर स्टिल इन द डेवलपमेंट स्टेज, अभी भी कुछ डेवलपमेंट स्टेज पे है, कुछ हो भी चुका है। दिस विल टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द स्टोर डेटा। ये जो डिसीजन लेगा इसमें जो डेटा स्टोर्ड होगा उसी के हेल्प से ये लेगा। इसका एग्जांपल है रोबोटिक्स है एंड सिमुलेटर्स हो गया। तो ये थे जनरेशन, हम देख रहे थे कि कैसे इसके फर्स्ट से लेकर और फिफ्थ जनरेशन तक कैसे कैसे उसमें चेंजेस हुए हैं और आगे क्या होने वाले हैं। तो ये सारे थे कंप्यूटर्स के जनरेशन और पिछले पेज में हम लोग इसका हिस्ट्री भी मैंने जाना। अब देखते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले कुछ और देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर वर डेवलप्ड using the very large scale integration which combine thousands of transistor based circuits into a single chip। कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर का जो डेवलपमेंट हुआ वो VLSI एक मेथड से, जिसमें एक सिंगल चिप के ऊपर बहुत सारे हजारों इसमें ट्रांजिस्टर को क्या किया जाता था, एक कंबाइन करके उस पर लगाया जाता था। तो एक माइक्रो प्रोसेसर बनता था। तो उसी बेस्ड पे ये आया माइक्रो प्रोसेसर, जो कि किसको रिप्लेस किया था, ट्रांजिस्टर को, सॉरी IC चिप को किया था। तो लेकिन इस पे यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर को। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड स्पीड कंप्यूटर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 मेन टाइप्स। अगर साइज और स्पीड के अगर आधार पे देखा जाए तो कंप्यूटर्स को जनरली 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो है पहला माइक्रो कंप्यूटर, 2 में है मिनी कंप्यूटर, 3 में है मेन फ्रेम कंप्यूटर और 4 में सुपर कंप्यूटर। आइए देखते हैं बारी बारी से सबको। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल कंप्यूटर्स हुज CPU इज अ माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्ड ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। माइक्रो कंप्यूटर एक स्मॉल कंप्यूटर्स होता है जिसका CPU जो होता है, जिसका CPU माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसपे एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप इस पर लगा होता है। These computers are also called पर्सनल कंप्यूटर PCs, जिसको इस कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं,
पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, पीसीज बोलते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ दीज आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड हैंड हेल्ड, यानी कि इसको टैबलेट पीसी बोल सकते हैं, स्मार्टफोन्स बोल सकते हैं, ये सारे कंप्यूटर। मेजर जो टाइप्स जो हैं इस माइक्रो कंप्यूटर्स का, वो है डेस्कटॉप है, लैपटॉप है और हैंड हेल्ड का मतलब कि हाथ में जो हम लोग इसको रख पाएँ, जैसे कि टैबलेट हो गया, पीसीज हो गया, स्मार्टफोन हो गया जो यूज़ करते हैं हम लोग, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आ गया। अबाउट वर्क स्टेशन, अ वर्क स्टेशन इज़ लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर बट इट हैज़ ए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड इन जनरल अ हाई क्वालिटी मॉनिटर। वर्क स्टेशन क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है, इसके जो माइक्रो प्रोसेसर का जो पावर जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये इसका जो मॉनिटर होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है। द लेटेस्ट ट्रेंड इन, कुछ इसके फैक्ट्स फिगर के बारे में देख लेते हैं। द लेटेस्ट ट्रेंड इन कंप्यूटिंग इज़ वेयरिंग कंप्यूटर्स। आजकल जो ट्रेंड्स है वो ऐसा कंप्यूटर जो वेरिएबल कंप्यूटर हो, इस तरह का कंप्यूटिंग, जैसे कि कॉमन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे कि ईमेल हो, मल्टीमीडिया वाला हो, कैलेंडर हो, शेड्यूल दिया हो रहा है, इसमें से ये सब इंटीग्रेटेड है एक वॉच में, एक सेलफोन में, एक क्लॉथिंग में, एक बेल्ट्स में, एक बैकपैक्स में, एक हैंड बैग में, ये सारा। आजकल हम जो यूज़ जो हम लोग एक स्मार्ट वॉच जो यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारा फंक्शंस दिया रहता है, मल्टीमीडिया रहता है उसमें, फ़ोन कॉल रिसीविंग रहता है उसमें और भी सारे हम उसमें फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये सारा क्या है, ये इसमें सब क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या होता है, ये इस पर लगा रहता है, इनबिल्ट रहता है, और उसी से ये एम्बेडेड रहता है। अगला है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1960। जो मिनी कंप्यूटर हो वो कब आया, 1960s में। दोज डेज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव। उस समय मेन फ्रेम कंप्यूटर जो था बहुत ज़्यादा वो महंगा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। माइक्रो प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर्स वर पावरफुल एंड अवेलेबल एट द रिजनेबल प्राइस, सो यूजर स्विच्ड ओवर टू देम। मिनी कंप्यूटर्स ये बहुत एक पावरफुल और एक कम प्राइस में ये क्या था, ये अवेलेबल था, इसलिए लोग ज़्यादातर लोग उसकी तरफ स्विच कर गए, मेन फ्रेम को छोड़कर मिनी कंप्यूटर लोग लेने लगे। द मिनी कंप्यूटर्स हैज़ बिकम लेस इम्पॉर्टेंट सिंस द पीसी हैज़ बिकम सो पावरफुल ऑन इट्स ओन। मिनी कंप्यूटर एक लेस इम्पॉर्टेंट इसका भी रह गया जब पीसी ने इसका स्थान ले लिया, यानी क्योंकि पीसी एक ज़्यादा पावरफुल खुद में हो गया। The present day PC is much more powerful and compact than the mini computers. आज के डेट में पीसी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है पहले के मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा, और कम्पैक्ट भी हो गया, छोटा भी हो गया। मिनी कंप्यूटर्स आर नॉर्मली रेफर्ड टू एज मिड रेंज सर्वर्स नाउ। मिनी कंप्यूटर्स आजकल नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये मिड रेंज सर्वर्स के लिए ही बस ये रह गया है। अगला मेन फ्रेम कंप्यूटर। Mainframe are huge computers that can occupy an entire room or even a whole floor. मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जो एक पूरा उसका जो पूरा एक पूरा कमरा क्या कर सकता है, ये छेक सकता है, एक ले सकता है, ऑक्युपाई कर सकता है, या पूरा एक फ्लोर भी ले सकता है। A mainframe can accommodate many users at a time. एक मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है उसको एक बार में एक रियल टाइम में बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। टर्मिनल्स आर यूज टू कनेक्ट अ यूज़र टू दिस कंप्यूटर। बहुत सारे टर्मिनल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं इससे इस कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, यूजर्स में कनेक्ट रहते हैं। और टर्मिनल क्या है, तो टर्मिनल इज़ अ डिवाइस विच हैज़ अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन इंटीग्रेटेड टुगेदर। एक इसमें क्या होता है, एक टर्मिनल एक डिवाइस होता है नहीं जिसमें एक कीबोर्ड और एक स्क्रीन इंटीग्रेटेड, एक स्क्रीन इसमें साथ में लगा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का सबसे अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, रेलवे का जो बुकिंग होता है, रेलवे का जब टिकट हम लोग जब उसमें जब कटाते हैं, बुक करते हैं, तो ये बहुत अच्छा उसका अच्छा एग्जाम्पल है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, क्योंकि एक रियल टाइम एक काम करता है। क्योंकि यहाँ से जब हम एक किसी खास पर्टिकुलर अगर ट्रेन में मैं सीट बुक मुझे करना है, तो अगर मान लिया कोई अब इस एक पर्टिकुलर प्लेस से अगर हम बुक कर दिए तो सारे जगह से क्या वो क्या बताएगा, वो ऑक्युपाई बताएगा कि ये सीट बुकड हो चुका है, वो वैकेंट नहीं बताएगा।
तो इसलिए वो रियल टाइम वो काम करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे देखते हैं, बाय यूजिंग अ टर्मिनल ईच यूजर कैन इनपुट्स इनटू द कंप्यूटर एंड गेट द आउटपुट ऑफ देयर ओन मॉनिटर। यानी कि इसमें बहुत सारे उसमें यूजर्स हो सकते हैं और सारे अपना इनपुट दे सकते हैं और अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, अपना आउटपुट ले सकते हैं। द मेन फ्रेम आर नॉर्मली रेफर टू एज अ इंटरप्राइज सर्वर्स। ये इसको नॉर्मली हम लोग किस पे रेफर करते हैं, इंटरप्राइज सर्वर्स के लिए। इसमें जैसा कि मैंने समझाया कि एक रियल टाइम के लिए वो लोग यूज़ करते हैं मेन फ्रेम। इसमें क्या होता है, उसमें एक जगह मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा रहता है, बहुत सारा स्टोर रहता है और वहीं से जितने सारे बुकिंग काउंटर पे जो भी लगे रहते हैं कंप्यूटर वो कनेक्टेड रहते हैं और वहाँ से वो क्या होते हैं, वो फंक्शन करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, एज द नेम सुपर कंप्यूटर्स स्पेसिफाइज, दीज आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। जैसा कि नाम ही इसका है सुपर कंप्यूटर, तो नाम ही इसको स्पेसिफाई कर दे रहा है कि एक मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर्स यूजेस मल्टीपल CPUs टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। सुपर कंप्यूटर में एक मल्टीपल्स ऑफ CPUs उसमें लगे होते हैं और एक प्रॉब्लम पे क्या होते हैं, सारे CPUs काम कर रहे होते हैं और जिस कंसेप्ट पे काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग के द्वारा ये काम कर रहा होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग इज द simultaneously use of more than one CPUs to execute a program। यानी कि एक पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि किसी एक खास प्रोग्राम पे जितने सारे एक से ज़्यादा CPU क्या कर रहे होते हैं, उस उस पे काम कर रहे होते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, लाइक ग्लोबल वार्मिंग। तो सुपर कंप्यूटर का क्या काम है, सुपर कंप्यूटर का हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क है, बहुत तीव्रता वाला काम इसका टास्क है, बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करने वाला टास्क इसको दिया जाता है। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, जो वेदर मौसम का जो हम लोग फोरकास्टिंग जो होता है, प्रसारण होता है, इसी के द्वारा होता है। क्लाइमेट रिसर्च होता है इसी के द्वारा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ा, क्या हुआ, तो इसके बारे में सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही रिसर्च किया जाता है। फिजिकल सिमुलेशन, जैसे कि फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, तो ये सारा जितना सारा काम होता है तो इसी से कंट्रोल होते हैं। फिजिकल सिमुलेशन में ये सारे आते हैं। तो ये कंट्रोल कहीं ना कहीं एक जगह से हो रहे होते हैं, यानी कि सुपर कंप्यूटर से हो रहे होते हैं। कुछ फैक्ट फिगर देखते हैं। परम युवा सेकेंड विच अ क्लेम टू बी इंडियन फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैज़ बिन डेवलप्ड एंड लॉन्च बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी कि CDAC। परम युवा सेकंड जो है ना, जो कि ये क्लेम किया गया है कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि CDAC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दिस न्यू सुपर कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल इन रिसर्च लैब्स। ये जो सुपर कंप्यूटर्स जो इससे जो उम्मीद किया जा रहा है कि ये यूज़फुल होगा रिसर्च लैब्स में, इन एयरक्राफ्ट के डिज़ाइनिंग में काम देगा, एंड इन एरिया ऑफ लाइक वेदर फोरकास्टिंग में काम देगा, सिस्मिक डेटा एनालिटिकल में जैसे भूकंप होता है उसमें उसका डेटा एनालाइज करके देगा, एंड साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग, और साइंटिस्ट जो अपना जो भी अपने यूज़ करते हैं उस साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग में इसका यूज होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे जो तेज़ अभी का कंप्यूटर इंडिया का वो है प्रत्यूष, और मिहिर भी है लेकिन उससे भी ज़्यादा है प्रत्यूष। कुछ डिस्कस करने के लिए दिया गया है, फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर द सुपर कंप्यूटर्स एंड द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सुपर कंप्यूटर्स में हम लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए और वेदर फोरकास्टिंग के लिए, सिस्मिक डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मैंने बता भी दिया, जैसे कि रेलवे वगैरह में यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया है, माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट टेक्स इनपुट एंड प्रोवाइडेड आउटपुट। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, मल्टीपर्पज़ एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है और हमको आउटपुट देता है। सही बात है। इंटेल 4004 इज़ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। कहा जा रहा है इंटेल 4004 जो है वर्ल्ड्स का पहला कमर्शियल अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर है, और इट वाज द फर्स्ट कंप्लीट
ऑन वन चिप, यानी कि ये पहला जो था जो एक कंप्लीट वन चिप सीपीयू पे मतलब ये इसको इंस्टॉल किया गया। किसके द्वारा किया गया? इंटेल कॉर्पोरेशन डिजाइंड इट, और इंटेल के द्वारा ये क्या क्या डिज़ाइन किया गया, इसको लगाया गया। टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर। कहा जा रहा है कि आप लोग इंटरनेट पे और भी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप लोग क्या करें, इंटरनेट का हेल्प लें और भी कुछ इसके बारे में पता कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, फर्स्ट में इनपुट डिवाइस, सेकेंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो पहले इनपुट डिवाइस में पहले इनपुट में इनपुट देते हैं हम लोग, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में प्रोसेस होता है, फिर ये आउटपुट हमको आउटपुट दे देता है, आउटपुट डिवाइसेस। फैक्ट फिगर में दिया है, द इनपुट एंड द आउटपुट डिवाइसेस अटैच टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर पेरिफेरल्स। हाँ, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, यानी कि सीपीयू बॉक्स से जो जुड़ा रहेगा, मॉनिटर से जो भी जुड़ा रहेगा, यानी कि जो भी लिंक्ड रहेगा हमारे कंप्यूटर से जो डिवाइस, उस सबको हम बोले कंप्यूटर पेरिफेरल्स। और जैसे कि एक मेरा कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड को क्या बोलेंगे? कीबोर्ड को बोलेंगे कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस बोलेंगे उसको। तो आइए शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। डेटा इज एक्सेप्टेड बाय ए कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइसेस अटैच टू इट। डेटा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कंप्यूटर के द्वारा, और जो इनपुट होता है और जो भी उसमें अटैच्ड रहे इनपुट डिवाइस, चाहे वो माउस हो या हो कीबोर्ड हो या स्कैनर हो। द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज़ अ कीबोर्ड। स्टैंडर्ड अगर इनपुट कहा जाए कि क्या है, कहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड। एग्जाम्पल ऑफ अदर इनपुट डिवाइसेस आर जॉयस्टिक। और भी इनपुट डिवाइसेस देखें तो जॉयस्टिक होगा, माउस है, वेब कैमरा है, मैग्नेटिक इंक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जिसको बोलते हैं MICR, ऑप्टिकल मार्क रीडर है जिसको OMR बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, स्मार्ट कार्ड रीडर है, डिजिटल रीडर है। ये सारा हमारा इनपुट डिवाइसेस है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस इन अर्लियर क्लासेस। यू विल लर्न अबाउट अ फ्यू मोर हियर। आपने पिछले क्लास में ही कुछ कॉमन जो सामान्यतः जो भी यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइसेस उसके बारे में आप लोग पढ़ा होगा, और इसमें हम लोग इस क्लास में कुछ और भी हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है बार कोड रीडर। इट इज़ यूज्ड बाय ए कंप्यूटर टू स्कैन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और items code in the supermarkets, book stores and many other places. It is used by a computer. ये जो बार कोड रीडर को एक कंप्यूटर के द्वारा स्कैन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है किसी प्रोडक्ट को या किसी आइटम्स के कोड को। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप मॉल में जाते होंगे तो बिलिंग टाइम में आपके आइटम्स पे एक क्या होता है, एक कोड होता है। उस कोड को क्या करता है, वो बार कोड रीडर से स्कैन करता है, फिर आपका वो सारा बिलिंग करता है। तो आपने मॉल्स में देखे होंगे, सुपरमार्केट्स में, बुक स्टोर पे देखेंगे, और भी सारे जगह पे देखे होंगे। द कोड फॉर ईच आइटम्स, बी इट द प्राइस कोड, आइटम्स कोड एटसेट्रा, इज अ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ और वर्टिकल बार्स एंड कैन बी आइडेंटिफाई बाई ए बारकोड रीडर। उस बारकोड रीडर में उस बारकोड में क्या क्या हो सकता है? उसका प्राइस कोड हो सकता है, उसका आइटम का कोड हो सकता है। तो एक यूनिक कम्बिनेशन होता है एक वर्टिकल्स बार का, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है बारकोड, जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है बारकोड रीडर के द्वारा। सिंपली कह सकते हैं कि ये जो बारकोड रीडर दिया है उसको स्कैन करने के बाद उस आइटम से, उस पार्टिकुलर आइटम के बारे में सारा इसमें डिटेल्स दिया होगा, उसका कौन सा कोड दिया है, कौन कोड है, कितना प्राइस है, और ये सारा उसमें उसका मेंशन रहेगा। QR कोड्स यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसको QR कोड हम बोलते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग, स्कैन करते हैं या आप कहीं पे पेमेंट करते हैं वहाँ पे QR कोड जो देखते हैं, उस QR कोड्स का होता है फुल फॉर्म। तो पहली बात तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, आर स्पेशल बार कोड दैट कैन बी रीड यूजिंग QR रीडिंग डिवाइस। और ये जो बार कोड्स होता है किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो QR रीडिंग डिवाइस के द्वारा ही पढ़ा जाता है। मेनली इंस्टॉल्ड एज एन एप्लीकेशन ऑन स्मार्टफोन। मेनली ये जो इंस्टॉल्ड होता है एप्लीकेशन यानी कि स्मार्टफोन में इंस्टॉल्ड रहेगा, तभी जाके क्या करेगा, उसको रीड कर पाएगा। दिस कोड्स लिंक द अदर यूज़र दिस कोड्स लिंक द यूज़र डायरेक्टली टू द टेक्स्ट, ईमेल्स और ए वेबसाइट। ये जो कोड है ये क्या लिंक कर सकता है? या तो डायरेक्ट किसी टेक्स्ट पे हमको दे सकता है, या कोई ईमेल या कोई वेबसाइट पे ले जा सकता है, ऐसा कुछ इसमें
हो सकता है। चाहे उसमें आप लिंक कर सकते हैं कुछ टेक्स्ट भी, ईमेल या वेबसाइट कुछ भी लिंक कर सकते हैं। सेकंड जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, इट रीड्स द स्पेशल कैरेक्टर प्रिंटेड यूजिंग ए स्पेशल मैग्नेटिक इंक ऑन चेक एटसेट्राज। ये जो रीडर है मैग्नेटिक इंक रीडर कैरेक्टर रीडर, ये रीड करता है कैरेक्टर्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स जो प्रिंटेड रहता है कुछ स्पेशल मैग्नेटिक इंक के द्वारा, जो चेक पे देखते हैं। हम लोग देखेंगे बैंक चेक पे, तो उस पर चेक नंबर, बैंक कोड और ब्रांच कोड, ये सारा क्या होता है उस पर प्रिंट रहता है। और किसके द्वारा? बाय यूजिंग मैग्नेटिक इंक से। मैग्नेटिक इंक से वो उस चेक पे वो प्रिंटेड रहता है। इसलिए उसको कौन उसको रीड कर सकता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यानी MICR उसको क्या कर सकता है? उसको रीड कर सकता है। मेकिंग देम डिफिकल्ट टू फॉरगेट टू फॉर्स। इसको इसलिए मेनली इसको कोई नकल इसका नहीं कर पाए, उसको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इसके लिए किया गया है। और इस MICR क्या करता है? इन सारे सॉर्टिंग चेक्स को क्या करता है? वो इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और सॉर्टिंग करने में क्या करता है? उसको हेल्प करता है। अगला है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। इट इज़ यूज फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफाइड स्पेस ऑन ए पेपर दैट इज मार्क्ड ऑन अ पेंसिल और अ पेन। ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि पहले से ही प्री स्पेसिफाइड क्या रहता है, एक स्पेस किसी की खास पेपर में ये स्पेसिफाइड क्या रहता है कि ये वाला ही बबल्स आपको रीड करना है। उसमें भी ये जब मार्क किया रहेगा या तो पेंसिल से या पेपर से, पेंसिल से और पेन से। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर द मार्किंग द आंसर ऑन द एग्जामिनेशन शीट्स। आप लोग अगर कोई एग्जामिनेशन अगर दिए होंगे तो पता होगा, इस तरह का उस पर आता है जिसमें हम लोग ओबलिंग करना होता है, यानी कि ओवल जो होता है उसको ओबलिंग करना होता है। तो इसी को कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है और पहले से स्पेस उसका स्पेसिफाइड रहता है। और पेन और पेंसिल से जो आप मार्क किए रहेंगे उसको रीड करेगा और वो बता देगा आपका कि कितना सही है कितना गलत है। तो ये जनरली आपको एग्ज़ाम पेपर शीट्स में ये आपको मिलते हैं। फैक्ट्स फिर में देखते हैं, एवरी कंप्यूटर कंटेन्स एन इंटरनल क्लॉक दैट रेगुलेट्स द रेट एट विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एंड द सिंक्रोनाइज ऑल द डिफरेंस ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कह रहा है कि एवरी कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि एक इंटरनल क्लॉक होता है जो क्या करता है, इसका काम ही है कि ये इसको उसका रेट दिखना कि ये जो CPU मेरा है कितना इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट कर रहा है, कितना ले रहा है। और ये मेरा ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कौन कौन से कंपोनेंट्स को क्या कर रहा है, मतलब सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करके रखता है। और एक CPU को ज़रूरत पड़ती है फिक्स नंबर ऑफ क्लॉक टिक्स की। क्लॉक टिक्स का मतलब जिसको बोलते हैं क्लॉक साइकिल बोलते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कितना करता है उसको क्या करता है, वो एक तरह से रीड करता है। जितना ही इसका क्लॉक टिक्स इसका फास्टर होगा, इसका मतलब ये है कि ये मेरा CPU क्या है, उतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। और एक कब मतलब एक कैसे करता है, तो पर सेकेंड के हिसाब से करता है, पर सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया। तो क्लॉक स्पीड्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। तो इस तरह से क्लॉक स्पीड का जो एक्सप्रेशन जो होता है उसमें मेगा हर्ट्ज में और गीगा हर्ट्ज में होता है, जिससे हमको पता चलता है कि मेरा कंप्यूटर कितना फास्ट हुआ। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर के एक स्पीड को कैलकुलेट, एक तरह से बोल सकते हैं कंप्यूटर के स्पीड को ये कैलकुलेट करता है कि इसका कितना कैपेसिटी है, कितना इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये एग्जीक्यूट कर रहा है। आगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ ए कंप्यूटर। इट गाइड्स डायरेक्टली एंड गोवर्न्स इट्स परफॉर्म। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? कंप्यूटर का एक कंट्रोल सेंटर है जहाँ से सारा चीज़ कंट्रोल होता है। ये गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, गवर्न्स करता है परफॉर्मेंस में कि कब किसको क्या करना है, कैसे करना है। इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। इसलिए इसको कंप्यूटर का इसको ब्रेन कहा जाता है। द CPU हैज़ 3 कंपोनेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस। CPU में क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। दीज आर द डिस्कस्ड हेयर, जो कि नीचे डिस्कस किया गया है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द ALU परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद इन अ कंप्यूटर। ALU क्या करता है, जितने सारे कंप्यूटर्स में अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है उसको क्या करता है, उसको उस पर परफॉर्म करता है। जैसे अर्थमेटिकल का मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, और लॉजिकल का मतलब जहाँ पे यस और नो वाली बात होती है वहाँ पे ये क्या करता है, परफॉर्म करता है।
दिस पार्ट प्रोवाइड्स द अर्थमेटिक एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी टू अ कंप्यूटर। ये पार्ट क्या प्रोवाइड करता है? अर्थमेटिक और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी क्या करता है? कंप्यूटर को ये प्रोवाइड करता है। कंट्रोल यूनिट, द CU कंट्रोल्स एंड गाइड्स द इंटरप्रिटेशन। ये CU क्या करता है? कंट्रोल, ये क्या करता है? गाइड करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, फ्लो करता है, मैनिपुलेशन करता है। यानी कि कुछ अगर उसमें आ रहा है, कुछ इनपुट अगर दे रहे हैं तो उसको कंप्यूटर को भाषा में कैसे समझाया, उसको इंटरप्रेट करता है, उसके कितना देना है उसके फ्लो को देखता है, और मैनिपुलेट कैसे उसके अंदर हो रहा है डेटा और कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको उस पर क्या करता है, इसका नज़र उस पर रहता है। द CU सेंड्स कंट्रोल सिग्नल्स until the required operations are done properly by the LU and memories। CU का काम यही है कि जब तक सारा मतलब ऑपरेशन CPU के अंदर हो नहीं जाता तब तक ये क्या करेगा, तब तक ये ऑपरेशन चलाता है। और जैसे ही ये सारा ऑपरेशंस कंप्लीट होता है तो क्या करता है, ये एक सिग्नल है क्या करता है, एक भेजता है मेन कंप्यूटर को कि ALU और मेमोरी यूनिट का सारा काम हो चुका है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ CU इज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो एक अनदर जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है CU का, कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। दैट इज़ कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम। यानी इस प्रोग्राम के अंदर जितने सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है उस सबको क्या करना, एग्जीक्यूट करना। द कंट्रोल यूनिट इवन कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। ये कंट्रोल यूनिट ये भी काम करता है कि डेटा का क्या फ्लो होना चाहिए, कितना जाना चाहिए, कितना उसमें से आना चाहिए, तो ये भी डिसाइड करता है। तो इनपुट देते समय भी जो इनपुट देते हैं तो इनपुट से उस टाइम भी क्या करता है, डिसाइड करता है, और फिर आउटपुट जब दिया जाता है उस समय भी कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है इसके फ्लो को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले